नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूपी प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। हैदराबाद में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैदराबाद दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के मल्काजगिरी में रोड शो किया। योगी ने रोड शो के दौरान कहा कि हम सबको ये तय करना है कि एक परिवार और मित्र मंडली को लूट खसोट की आजादी देनी है या फिर हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर विकास की नई बुलंदियों पर ले जाना है। ये आपको तय करना है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि यहाँ की सरकार एक तरफ जनता के साथ लूट खसोट कर रही है तो वहीं एआईएमआईएम के बहकावे में आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। योगी ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ नई लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भगवान श्री राम की धरती से मैं स्वयं यहां आया हूं। पूरी तरह डुबोने की साजिश का हिस्सा बना करके कब्जा किया है और टीआरएस और एमआईएम की मित्रता यहां पर इस पवित्र नदी की अविरलता और निर्मलता में बाधक है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं ये जो नापाक गठबंधन यहां पर बना है, ये नापाक गठबंधन यहां के विकास को विरुद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहां पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहां का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है। किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्यों में लूट खसोट प्रारंभ होती है, इस स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के सरकार और यहाँ का कॉर्पोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहाँ की जनता का आह्वान किया। और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी और सुष्ठुतापूर्ण विकास के लिए एक अच्छा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, इस अभियान में आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि तो ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और जो उत्साह यहाँ के यूथ में दिखाई दे रहा है, यहाँ के नौजवानों में दिखाई दे रहा है, यहाँ की बहनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके में दिखाई दे रहा है। सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद समेत 2 दर्जन दूसरे दलों से आए नेताओं ने सदस्यता भी ली। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान पर इतना अन्याय किसी भी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। ये किसानों पर एक तरफ का आतंकी हमला है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लव जिहाद जैसे कानून का विधानसभा में जमकर विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी किसान बिल का विरोध करेगी। कम से कम ऐसा कानून बना दो जिससे किसानों को उनका दाम मिल सके। सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया। हमारी इच्छा यही है, हम समाजवादियों की, कि जो अधूरा विकास, जो अधूरी विकास की योजनाएं छोड़ दी थी, जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादियों ने किया था, जनता में जाकर के हम समाजवादी नीतियों को, कार्यक्रमों को और अपने सिद्धांतों को पहुंचाएंगे। और हमें भरोसा है कि जनता उन सिद्धांतों, कार्यक्रमों को समझ करके हमें समाजवादियों को फिर एक बार मौका देगी।
वहीं जो हालात हैं देश में, किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता आज उत्तर प्रदेश में कि लूट हो गई धान की। इतनी बड़ी लूट धान की कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान अपना धान नहीं दे पाया। जिन केंद्रों को धान खरीदना था वो खरीदे नहीं, और जिन किसानों को कीमत भी मिली तो बताओ उन्हें क्या कीमत मिली होगी? 1100 रुपए। और सरकारी जो कीमत थी, जो तय थी, वो क्या कितने किसानों को मिल पाई? हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं। कम से कम ऐसे काले कानून के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो दिल्ली में जाकर के मांग रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। हमें उम्मीद है कि जितने साथी आज हमारे साथ जुटे हैं, साथ आ रहे हैं, इन साथियों को जोड़ करके और बड़े पैमाने पर साथियों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी इन ताकतों को उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश आज जारी किया है जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी, लफ्ज़ हाथ को लेकर बड़े सजा का प्रावधान किया है सरकार ने, और योगी सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे अच्छा झूठ, उनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। आज एक अखबार में, मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, और तमाम जो आज प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें खबर मैंने पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 2022 तक, अगले वर्ष तक, अगले से अगले वर्ष जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो जाएगा, वो भी सोलर एनर्जी का। जो कानून हमसे आप पूछ रहे हो कानून के बारे में, कभी आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या वो सोलर पैनल के बारे में कुछ जानते हैं? 10,000 मेगावाट बढ़ा देंगे, भूल जाइए 10,000 मेगावाट। इस देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार, और उस समय की समाजवादी सरकार ने कन्नौज में एक बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था जिससे वहां के गांव को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें उनका ट्यूबवेल चलता था, चक्की चलती थी, या उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता थी बिजली की, उसकी पूरी पूर्ति वो प्लांट करता था। वो कुछ मामूली वॉट का होगा। आप उस गांव की फ्री बिजली को काट दिया आपने। आपकी जिम्मेदारी ये होती कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था लागू की है
अगर वो अच्छी व्यवस्था है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री बिजली दे पा रहे हो? अगर वो व्यवस्था लागू करते तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय दोगुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए। और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। चलिए अब खबर नोएडा से, जहां पर फर्जी तरीके से पेपर दिलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया और दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल समेत 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के इन मुन्ना भाई की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के पीछे सिर झुकाए इन मुन्ना भाइयों से मिलिए। आंखों में अभी भले ही शर्म है, लेकिन कारनामे करने में किसी से कम नहीं। जनाब, ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए किसी का भी एग्जाम दे देते हैं। यकीन नहीं आता तो सुनिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने आए हुए हैं और उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए अपने पास लिया, अपने कब्ज़े में, और उसके बाद उनसे पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं और एक पूरा गैंग ये आज हम लोगों की टीम ने वर्कआउट किया है, जिसमें 9 लोग अभी तक हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। कुछ और इस गैंग के सदस्य बाकी हैं जिनके संबंध में विवेचना अभी जारी है। मैं संक्षेप में इनका मॉडस ऑपरेंडी आपको बताना चाहूँगा। ये बेसिकली एक गैंग है जो सॉल्वर अवेलेबल कराते हैं। जिस भी तरह का एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी का, एएसओ का, या और भी जो रेलवे के या और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें ये लोग जो भी अभ्यर्थी है जिससे इनकी डील होती है, उसकी जगह पर किसी अन्य बंदे को, जो सॉल्वर जिसको हम कह रहे हैं, उसको ये अवेलेबल कराते हैं, वो एग्ज़ाम देता है। यानी पैसे दो और एग्जाम में नंबर बटोर लो। नोएडा, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव समेत पूरे एनसीआर में इनका गैंग काम करता था। नौकरी के एग्जाम दिलाने से लेकर फर्जी आईडी कार्ड के जरिए चूना लगाने तक का काम करने वाला ये गिरोह जाने कब से इस तरह की करतूतों को अंजाम देता आ रहा था। इन लोगों के पास एक ऐप है जिसमें 2 लोगों का फ़ोटो अगर उसमें ऐप में डाल दें तो वो दोनों को मिक्स करके एक ऐसा फ़ोटो बना देता है जिससे दोनों का चेहरा मिला जुला लगे, और उससे वो एक फ़र्ज़ी डीएल या कोई भी आईडी बना के तैयार करते थे, ताकि जो सॉल्वर अगर जा रहा है तो उसका चेहरा जो है, और सॉल्वर भी इनके पास बहुत सारे थे, तो यथासंभव प्रयास करते थे कि मिलते जुलते चेहरे वाले सॉल्वर को अवेलेबल कराएं। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों से इन्होंने पैसा लेके और दूसरा सॉल्वर अवेलेबल करा के और कई सारे लोगों का इस तरह से के एग्ज़ाम दिलवाया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट भी हुए होंगे। कुछ के नाम हम लोगों के पास जांच के दौरान आ गए, कुछ अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और भी लोगों के नाम अगर इसमें सामने आते हैं तो उनको भी हम लोग विवेचना में प्रकाश में लेंगे। एक एग्जाम के दौरान जानकारी मिली तो सेक्टर 58 चौकी की पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस के हत्थे चढ़े इस गिरोह के 9 लोगों में दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल भी शुमार हैं। इसमें जो टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 2 दिल्ली पुलिस के सिपाही भी हैं, और इनका भी जो पूछताछ में जो भूमिका आई है प्रकाश में सॉल्वर अवेलेबल कराने में, जिसमें से दोनों के ही जो रिश्तेदार हैं दोनों कांस्टेबल्स के, वो सॉल्वर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों पकड़े गए हैं। एक तो आज सुबह मौके से ही पकड़ा गया, दूसरा इंट्रोगेशन में बाद में पूछताछ में पकड़ा गया। एग्जाम में पैसों के बदले अपने सॉल्वर को लगाने वाले इस गिरोह ने ना जाने अब तक कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और ना जाने कितने लोगों की नौकरी अब तक इन मुन्ना भाइयों ने लगवा भी दी। इस सब सवालों का पीछा नोएडा पुलिस कर रही है। विजय गौड़, नोएडा, प्राइम न्यूज।
तो ये कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और सैंपलों की जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, जिसकी वजह से यूपी में कोरोना संक्रमण में कमी दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सतर्कता बहुत आवश्यक है। अभी इन दिनों शादियां और त्योहार बहुत हो रहे हैं। कई स्थानों पर समाचार पत्रों में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कि ऐसे फंक्शन में, ऐसे मौक़ों पर लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया है। उन्हें ऐसे सभी नागरिकों को सलाह पुनः दी जाती है कि सावधानी बरतें। मास्क का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। मास्क का उपयोग अवश्य करें, भीड़ भाड़ से बचें और अपने हाथ की धोते रहें। प्रदेश सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है और आगे बढ़ती रहेगी। रिकॉर्ड नंबर के टेस्ट हो रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं और प्रतिदिन भी जो है रिकॉर्ड नंबर में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट करके समय से मरीजों को चिन्हित करके उनका इलाज करके जानें बचाई जा रही हैं, लेकिन सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। पड़ोसी जिले दिल्ली, पड़ोसी प्रदेश दिल्ली से संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के जो उनके सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर संक्रमण बढ़ा है, लेकिन सावधानी बरतते रहना सबसे अधिक आवश्यक है। सावधानी बरतिए। प्रदेश में हॉटस्पॉट थोड़े से मामूली से बढ़े हैं। कंटेनमेंट जोन्स लेकिन हाँ कम हुए हैं और कंटेनमेंट जोन में 100% घरों में सर्विलांस और चेकिंग का काम चल रहा है और इसमें भी तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में परिवारों का सर्वेलेंस करके उनकी जानकारी उनसे की गई है बीमारी के बारे में और ये प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को पुनः संचालन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,061 करोड़ के ऋण अब तक वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इस ओर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि बैंकों से समन्वय करके उनको समय से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके क्रम में 14 मई से लेकर आज तक ये लगभग 6 माह के समय में लगभग 6,48,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,772 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत और वितरण किया गया है। इससे लगभग 25 से 26 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये सब इकाइयां ऋण लेकर अब इन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। पर क्या है, वो एक रिकॉर्ड संख्या है जब इतनी बड़ी संख्या में नई एमएसएमई इकाइयों को भी बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के लाभ के लिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। पिछले वर्ष केवल 3,000 धान क्रय केंद्र खोले गए थे। इस वर्ष अभी तक 4,300 क्रय केंद्र खोले गए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक लगभग 1.5 गुना धान किसानों से खरीदा गया है, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। किसानों से 4,000 करोड़ रुपए का धान खरीदना इस बात की संकेत है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमित मरीजों के निशुल्क इलाज की एक बहुत ही व्यापक व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था का एक जो आर्किटेक्चर है वो त्रिस्तरीय है, जिसको हम L1, L2, L3 कहते हैं। जो सबसे
आसान मरीज होते हैं उनको L1 स्तर के अस्पतालों में रखा जाता है। जो मध्यम स्तर के मरीज होते हैं जिन्हें कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़े और विशेषज्ञ चिकित्सकों की थोड़ी ज़रूरत होती है, उन्हें हम L2 में रखते हैं। और ऐसे मरीज जिनको कि जो बहुत ही गंभीर हों या जिनको कोविड के साथ साथ कुछ और ऐसी बीमारियां हों जिनका इलाज भी एक साथ ही किया जाना हो, जैसे कोई कैंसर का मरीज है और कोविड भी हो गया, जैसे कोई किडनी का मरीज है कोविड भी हो गया, जैसे कोई लिवर का मरीज है उसको कोविड भी हो गया है, तो वैसे मरीजों को L3 लेवल के अस्पतालों में रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। किंतु यह बात सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो इलाज की व्यवस्था मैंने आपसे अनुरोध किया L1, L2, L3 का, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और जांच की व्यवस्था भी प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है। प्रदेश में 1.5 लाख से ऊपर ही हमेशा जांचें की जाती हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से 1.25 लाख के आसपास टेस्ट रोज हो रहे हैं। कल भी लगभग 1.25 लाख टेस्ट किए गए और उसके पूर्व परसों 1,83,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए थे। अब तक 3,09,401 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,97,108 व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। ई-संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी पोर्टल है, बहुत ही उपयोगी सुविधा है टेलीकंसल्टेशन के लिए, जिसमें आप घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त करते हैं। कल प्रदेश में 2,203 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक 2,33,945 लोग ई-संजीवनी की सुविधा का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों का परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,65,240 इलाकों में 4,68,617 टीम दिवस के माध्यम से 2,95,56,783 घरों का सर्विलांस किया गया है और ये बहुत ही बड़ी संख्या है जो 2,95,00,000 से अधिक घरों को हमने सर्विलांस में लिया है कोविड के लिए, संक्रमण के लिए, और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,44,82,025 है। एक्टिव सर्वेलेंस का कार्य ये संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये हरियाणा और पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। धीरे धीरे कई राज्यों के किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब इसका असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मैं देश के किसानों से भी और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का आंदोलन विशेष तौर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा रची गई साजिश के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जन्मजात किसान विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है और वह कभी भी किसानों का हित न कभी सोची थी, न कभी सोची है और न कभी सोचेगी। और इस आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि जिस विषय को लेकर के किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय होने जा रहा है, ना अन्याय हुआ है और ना अन्याय होने पाएगा। किसानों को जो एमएसपी मिलनी चाहिए वह एमएसपी उनको मिल रही है। किसान को अधिक कीमत मिले तो कहीं बेचे, अगर किसान को सरकारी मूल्य पर बेचना है तो क्रय केंद्र पर बेचे, यह सुविधा सदा बरकरार है। और इसलिए मैं देश के किसानों के साथ साथ विशेष तौर से अपने उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करूंगा कि वह कांग्रेस के चक्कर में गुमराह न हो और जो भाजपा विरोधी, कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कभी किसानों का फायदा सोचा ही नहीं है, वह आज ये सोच रहे हैं
कि हम किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काएंगे, तो यह समझ लीजिए कि वो किसानों के हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन हैं। और आप इनके चक्कर में गुमराह ना हो और सभी किसान भाई घर वापस जाएं और किसानों का हित मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जी, आपको देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको यह बताना होगा कि एमएसपी के साथ है कि एमएसपी के खिलाफ है। जी, आपको बताना होगा कि जमाखोरों के साथ है कि जमाखोरी का खिलाफत करते हैं। आज किसान पैदल चल रहा है, लाठी खा रहा है, आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं, सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया जा रहा है। किसान पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का अपना अधिकार मांगने जा रहा है, तो आपके मंत्री गुंडा कर रहे हैं। आपको किसानों से माफी मांगना होगा, आपको आपके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर आपने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपने देश के किसानों से माफी नहीं मांगी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे और विषय को लेकर जनता के बीच में जाएगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी। देश का किसान दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या करने पर विवश है। आपका मंत्री कहता है गुंडे हैं, शर्म नहीं आती? आपने किसानों के साथ जिस तरह का बयान दिया है, देश आपको माफ नहीं। चलिए फिलहाल यूपी प्राइम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।